जय हिंद, जय श्री राम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हिंदी ब्रह्मास्त्र में। दिस इज एस एस सर फ्रॉम हिंदी ब्रह्मास्त्र। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे एमपीटेट अर्थात वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बाल विकास अर्थात सीडीपी, जिसमें हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिकों का परिचय। तो चलते हैं आगे। ये हमारे मनोवैज्ञानिक आ चुके हैं। प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सुकरात। ये जो सुकरात हैं कहाँ के रहने वाले हैं? सुकरात जी यूनान के रहने वाले हैं। सुकरात एक महान विचारक और दार्शनिक था। तो क्वेश्चन बन जाए कि किसी महान विचारक और दार्शनिक कहा जाता है तो सुकरात जी को महान विचारक और दार्शनिक के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, सुकरात कहता था कि ज्ञान ही सद्गुण होता है। सुकरात जी क्या कहते थे कि ज्ञान ही सद्गुण होता है। ज्ञान के बिना कोई भी गुण आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन आप अवश्य ध्यान रखें कि ज्ञान ही सद्गुण होता है। किसने कहा है? ज्ञान ही सद्गुण होता है, सुकरात जी ने कहा है। आगे सुकरात की अध्ययन पद्धति, सुकरात जी की जो अध्ययन पद्धति है उसे द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? द्वंद्वात्मक पद्धति के या द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति के नाम से किसको कहा जाता है? सुकरात जी को जाना जाता है। अगला है क्लार्क हल। ये जो हमारे क्लार्क हल है, क्लार्क हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाए आपके लिए कि प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। ये जो प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। जो थॉर्नडाइक जी हैं इन्होंने जो प्रभाव का नियम दिया था, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया? प्रभाव का नियम दिया। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी ने दिया। इनके दोनों के मिश्रण से बना है हमारे क्लार्क हल का प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। तो क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हल ने प्रतिपादित किया। तो प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसका मिश्रण है? तो प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का मिश्रण है। क्लार्क हल ने एसओआर अर्थात उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र दिया है। तो क्वेश्चन आपके लिए बन जाए कि उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया अर्थात एसओआर का सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? तो ये है हमारे क्लार्क हल जी। आगे चलते हैं। आगे है हमारे विलियम बुल्ट। तो विलियम बुल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये विलियम बुल्ट जी हैं। विलियम बुल्ट जी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन बन जाए कि बुल्ट जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो जो विलियम बुल्ट जी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो जर्मनी के रहने वाले हैं। यहाँ से एक मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि विलियम बुल्ट जर्मनी के मनोवैज्ञानिक बुल्ट ने 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हमारे बुल्ट जी ने की है। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सन 1879 में की गई। अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना
कहाँ पर की गई थी? तो ये जगह का नाम है लिपजिंग। लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। अगला दिया हुआ है मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो क्वेश्चन बन जाए आपके लिए कि मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में हमारे विलियम बुल्ट जी ने परिभाषित किया है। अगला है बुल्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक हमारे विलियम बुल्ट जी को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम बुल्ट को कहा जाता है। अगले हमारे रोरसा जी, इनका पूरा नाम है हरमन रोरसा। इनका पूरा नाम है हरमन रोरसा। ये जो है स्विस मनोचिकित्सक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? स्विस के। जो हरमन रोरसा है, इन्होंने हरमन रोरसा ने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किया। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि स्याही के धब्बों पर परीक्षण किसने किया है? तो स्याही के धब्बों पर परीक्षण हमारे हरमन रोरसा जी ने किया है। प्रक्षेपण विधि का निर्माण भी हरमन रोरसा ने किया है और सन 1921 में स्याही धब्बों का परीक्षण किया। अगला दिया हुआ है परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। तो इनके परीक्षण में क्या करना पड़ता है परीक्षार्थी को? जो 10 स्याही के धब्बे दे दिए जाते हैं, उन पर उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है परीक्षार्थियों को। अगला है 10 कार्डों में ये क्या करते हैं? 10 कार्ड देते हैं। तो 10 कार्डों में 5 काले होते हैं, 2 लाल और काले होते हैं और 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। तो हरमन रोरसा के परीक्षण में परीक्षार्थी को 10 कार्ड दिए जाते हैं। इनमें से 5 काले होते हैं, 2 लाल और काले होते हैं और 3 अनेक रंगों के होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारे कुर्ट कोपका जी। ये कुर्ट कोपका जी जर्मनी के रहने वाले हैं। कुर्ट कोपका ने सन 1912 में जर्मनी में वर्दीमेयर और कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ से सबसे बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किसने किया? तो गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन हमारे कोपका जी के द्वारा किया गया। और कुर्ट कोपका ने सन 1912 में कब किया था ये प्रतिपादन? सन 1912 में जर्मनी के कोहलर और वर्दीमेयर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया। अगले हमारे वोल्फगैंग कोहलर। क्या नाम है? वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर कहाँ के रहने वाले हैं? वोल्फगैंग कोहलर जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी के मैक्स वर्दीमेयर, कोपका और कोलन ने अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो स्टूडेंट यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये जो बॉक्स के अंदर है वो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गेस्टाल्ट सिद्धांत हमारे मैक्स वर्दीमेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये जो मैक्स वर्दीमेयर है, इन्होंने कोपका और कोहलर के साथ मिलकर के क्या किया था? काम किया था। अगला क्वेश्चन बनता है गेस्टाल्ट शब्द जर्मन है जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो गेस्टाल्ट शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जो गेस्टाल्ट शब्द है जर्मन भाषा का शब्द है। इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र आकृति। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? समग्र आकृति।
आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है, इसके अंतर्गत सुल्तान नामक बनमानुष पर प्रयोग किए गए। तो स्टूडेंट क्या क्वेश्चन बन जाता है कि जो कोलर है, कोलर ने किस पर प्रयोग किया? तो कोलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया। उस वनमानुष का क्या नाम था? उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। तो कोलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किए। तो एक बार पुनः देख लें कि अंतर्दृष्टि सूझ या गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अंतर्दृष्टि या सूझ या गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे कोलर जी के द्वारा किया गया है। और एक शब्द दिया हुआ है गेस्टाल्ट। ये गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र आकृति माने संपूर्ण आकृति। और कोलर जी के द्वारा किस पर प्रयोग किए गए? तो वनमानुष पर प्रयोग किए गए। इस वनमानुष का नाम था सुल्तान। आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे टर्मन। टर्मन जी यूएसए के रहने वाले हैं और टर्मन जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्ध लद्द के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया। उन्होंने बुद्ध लद्द के संबंध में निम्नलिखित सूत्र प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट कि बुद्ध लद्द के संबंध में सबसे पहले जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्ध लद्द के संबंध में सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हमारे टर्मन जी के द्वारा दिया गया। अब स्टूडेंट उस फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है आपका बुद्धि लद्दी इक्वल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इसे हम इंग्लिश में भी होता है आपका MA अपॉन CA इंटू 100। इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। तो सबसे पहले यहाँ से आप ध्यान रखें कि बुद्धि लद्दी के संबंध में सबसे पहले विचार किसने दिए? तो बुद्धि लद्दी के संबंध में सबसे पहले विचार हमारे टर्मन जी के द्वारा दिए गए थे। इन्होंने बुद्धि लद्दी के संबंध में एक सूत्र भी प्रतिपादित किया जो है बुद्धि लद्दी बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। अगले हैं हमारे मैक्स वर्दीमियर। ये जो मैक्स वर्दीमियर हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्स वर्दीमियर जर्मनी के रहने वाले हैं। मैक्स वर्दीमियर गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादन में कोपका और कोलर के साथ मिलकर काम किया। तो क्वेश्चन बन जाए कि मैक्स वर्दीमियर ने किसके साथ मिलकर काम किया? तो मैक्स वर्दीमियर ने कोपका और कोलर के साथ मिलकर काम किया। किसमें? जो गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन कर रहे थे उसको। तो उसी के प्रतिपादन में इन्होंने कोपका और कोलर के साथ में मिलकर काम किया मैक्स वर्दीमियर ने। आगे चलते हैं। आगे दिए हुए हमारे मैस्लो। तो मैस्लो को समझते हैं। मैस्लो इनके अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो मैस्लो के अनुसार प्रेरक केवल और केवल कितने प्रकार के होते हैं? केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं। मैस्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक भी बताए हैं। उनका नाम है नंबर 1 जन्मजात प्रेरक और नंबर 2 है अर्जित प्रेरक। तो मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? मैस्लो के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जन्मजात प्रेरक या प्राथमिक प्रेरक, नंबर 2 अर्जित प्रेरक। अब समझते हैं हम कि जो जन्मजात प्रेरक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जन्मजात प्रेरक होते हैं भूख है, प्यास है, निद्रा है, काम है। इन्हें हम प्राथमिक प्रेरक या जन्मजात प्रेरक या जैविक प्रेरक या शारीरिक प्रेरक के नाम से जानते हैं। इनके जो नाम है पर्यायवाची में वो अवश्य ध्यान रखें कि जन्मजात प्रेरक को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रेरक कहते हैं। जन्मजात प्रेरक को ही हम जैविक प्रेरक कहते हैं और जन्मजात प्रेरक को ही हम शारीरिक प्रेरक के नाम से जानते हैं। अब देखिए जन्मजात प्रेरक कैसे हैं वो भी आप समझ लें। तो जन्मजात प्रेरक में सबसे पहले भूख है, प्यास है, निद्रा है। आप समझिए कि भूख कहाँ से लेके हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, प्यास भी जन्म से ही प्राप्त होती है, निद्रा भी जन्म से ही प्राप्त होती है और काम वासना भी हम जन्म से ही
लेकर आते हैं। अगला है इनका अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक ये अर्जित किए जाते हैं। अर्जित प्रेरक क्या किए जाते हैं? अर्जित माने ग्रहण किए जाते हैं। जैसे अर्जित प्रेरक में होता है व्यक्तिगत रुचि, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना। तो अर्जित अर्जित जो प्रेरक होते हैं हमारे, अर्जित या ग्रहण किए जाते हैं। और अर्जित प्रेरक में क्या होती है? व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि देखी जाती है, आदत की व्यवस्था देखी जाती है और जीवन का लक्ष्य देखा जाता है उस व्यक्ति की किसमें रुचि है। अलग अलग व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है उसके अनुसार अलग अलग कार्यों में रुचि रहती है। आदत की व्यवस्था, कुछ व्यक्तियों को या कुछ बच्चों को अपनी आदत के अनुसार मजबूर हो जाते हैं तो उनकी आदत की व्यवस्था क्या है? अर्जित प्रेरक है। और जीवन का लक्ष्य, सभी बच्चों के अलग अलग जीवन के लक्ष्य होते हैं, ये भी अर्जित प्रेरक हैं। और सामूहिकता की भावना, आप कैसे समूह में रहना पसंद करते हैं, ये भी हमारा अर्जित प्रेरक में आता है। अगले हमारे मैक्डूगल। जो मैक्डूगल हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्डूगल हमारे ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, जी हमारे मैक्डूगल साहब के द्वारा कहा गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाए कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये मैक्डूगल के द्वारा कहा गया है। मैक्डूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाए आपके लिए कि मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक मैक्डूगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि मैक्डूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन बन जाए आपका कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैक्डूगल के द्वारा दिया गया। तो स्टूडेंट्स, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपकों या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। माने ये क्या है? जन्मजात है, इसे हम जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं, जो व्यक्ति को उद्दीपकों या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण, विशेष ढंग से निरीक्षण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए क्या करती है स्टूडेंट? प्रेरित करती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे हैं प्लेटो साहब। प्लेटो साहब को पढ़ते हैं। ये जो प्लेटो हैं, प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। तो स्टूडेंट इसे भी ध्यान रखें आप कि प्लेटो जी हैं, इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य का साक्षात्कार। इन्होंने सत्य पर विशेष जोर दिया है। अगला बार कहा इन्होंने कि शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। जो हमारे प्लेटो जी हैं, प्लेटो जी ने शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। अब स्टूडेंट, अनुकरण क्या होता है? अनुकरण माने नकल करना। हम एक दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं? नकल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसा पहनावा होता है वैसा ही पहनावा पहनते हैं, क्योंकि वो हम नकल करते हैं। विदेशी लोग जैसी सभ्यता में रहते हैं वैसा ही विदेशों में क्या किया जाता है? अनुकरण किया जाता है उसी सभ्यता का। अगले हैं हमारे जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। जॉन डीवी को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत मोस्ट बन जाता है कि जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे कहा जाता है? तो जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता जॉन डीवी साहब को कहा जाता है। जॉन डीवी साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर हैं। जॉन डीवी साहब ने कहा है कि हमें प्रत्येक कार्य को करके सीखना चाहिए, दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद उस कार्य को करके देख लेना चाहिए। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का समर्थक कहा जाता है। जो जॉन डीवी साहब हैं हमारे, ये प्रयोजनवाद के समर्थक हैं।
तो अगर बात आए कि प्रयोजनवाद का समर्थक किसे कहा जाता है, तो प्रयोजनवाद का समर्थक हमारे जॉन डीवी साहब को कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।